हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज इस क्लास में हम हमारा ईएसपी ऑफिस यूज ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसे हम चैप्टर नंबर 29 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है राइटिंग रिपोर्ट्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे रिपोर्ट्स किस तरह से लिखी जाती हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में रिपोर्ट्स लिखनी आती हैं, आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, किस पैटर्न को फॉलो करना है, क्या हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। ये सारी बातें बच्चों हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 29। लुक एट द फॉलोइंग। तो बच्चों, स्टार्टिंग में हमें एक एग्जाम्पल, एक सैंपल दिया गया है रिपोर्ट का, ताकि हम पढ़ें और समझ पाएं कि रिपोर्ट एक्चुअल में क्या होती है, कैसे लिखी जाती है। तो देखिए, स्टार्टिंग में सबसे ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है रवि इंडस्ट्रीज, एक कंपनी का नाम जिस कंपनी की ये रिपोर्ट है। नीचे एड्रेस लिखा गया है 16 प्रगति टावर, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। तो हमारे पेज के सेंटर में हमें सबसे ऊपर कैपिटल लेटर्स में फॉर्म का नाम और नीचे पूरा एड्रेस। उसके बाद देखिए टू, ये रिपोर्ट किसको भेजी जा रही है, टू मिस्टर एस.के. सिंह। हमने नाम लिख दिया उस व्यक्ति का जिसको रिपोर्ट भेजी जा रही है, और साथ में उसका डेजिग्नेशन, उसका क्या पद है। तो ये रिपोर्ट मिस्टर एस.के. सिंह को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्हें भेजी जा रही है। फ्रॉम, ये रिपोर्ट कौन भेज रहा है, भेजने वाले का नाम सी राव। तो नाम है भेजने वाले का सी राव, और इनका भी डेजिग्नेशन, इनका भी पद, ये कौन है, ये ऑफिस मैनेजर है। ठीक है, तो इस तरह से वापस देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्म का नाम, उसका एड्रेस, बाद में हमें लिखना होता है टू, हम किसको भेज रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं उसका नाम और उसका पद, और नीचे फ्रॉम, भेजने वाले का नाम और उसका पद। ठीक है, इसके बाद हमने लिखी है डेट। ये जो रिपोर्ट है कौन सी डेट को भेजी गई है, कंप्लीट डेट, आपको डेट, मंथ, ईयर, पूरा पैटर्न फॉलो करना है। इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। अगेन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट ऐसा हो जिसको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि रिपोर्ट किस बारे में है। देखते हैं, रिपोर्ट ऑन सुटेबल प्रीमाइसेस फॉर शिफ्टिंग द ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो ये रिपोर्ट किस बारे में है, एक उपयुक्त प्रीमाइसेस यानी जगह, स्थान, जहां पे आपके कंपनी के ऑफिस को शिफ्ट किया जा सके। तो आपकी जो कंपनी है वो ऑफिस को शिफ्ट करना चाहती है, तो आपने कुछ जगह देखी है और उसमें से जो आपको सही जगह लग रही है उसके बारे में आपने रिपोर्ट बनाई है, और वो रिपोर्ट आप भेज रहे हो। ठीक है, अब देखिए, हमने स्टार्ट कर सब्जेक्ट लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से हम डायरेक्ट हमारा मैटर स्टार्ट कर देंगे। यहाँ हमने लिखा है As suggested in your letter of 4th June 2000, I inspected a number of buildings in South Delhi. तो हमने स्टार्टिंग में रेफरेंस दे दिया कि ये रिपोर्ट हम किस बारे में लिख रहे हैं। तो इस व्यक्ति को पहले एक लेटर प्राप्त हुआ था 4 जून 2000 को, तो उसका रेफरेंस देते हुए लिखा गया है कि इस लेटर में आपने जो काम कहा था करने के लिए कि मैं कुछ बिल्डिंग्स देखूं, तो उसी के तहत मैंने साउथ दिल्ली में बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी हैं। आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, बहुत सारी बिल्डिंग देखने के बाद, हर एक चीज के बारे में जब मैंने सोचा, विचार किया, उसके बाद आई रिकमेंड जैन बिल्डिंग विच इज सिचुएटेड इन कैलाश कॉलोनी। सारी चीजें देखने के बाद मुझे लगता है हमारे ऑफिस के लिए बेस्ट अगर कोई बिल्डिंग है तो वो है जैन बिल्डिंग, जो कि कहां पर है, कैलाश कॉलोनी में बनी हुई है। दिस बिल्डिंग आई फील वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर आर रिक्वायरमेंट्स। और ये बिल्डिंग आपको क्यों सही लग रही है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि ये जो बिल्डिंग है ये हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती हुई बिल्कुल उपयुक्त है हमारे लिए। द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 2 स्टोरीज। अब आपको इस बिल्डिंग के बारे में सारी डिटेल्स देनी है, तो आपने लिखा है कि ये जो बिल्डिंग है इसमें 2 मंजिल है एंड हैज 15 रूम्स इन ऑल, और दोनों मंजिलों को मिलाकर टोटल 15 कमरे हैं। द रूम्स आर फेयरली लार्ज, और जो कमरों की साइज है वो भी बहुत अच्छे बड़े बड़े कमरे हैं। आपने साइज मेंशन भी करते हैं 30 बाई 20। वेल लिट एंड एयरी, अच्छे से हवा भी आती है, यानी कि वेंटिलेशन है, विंडोज बनी हुई है, और इसीलिए रोशनी भी पूरी आती है। तो लाइट और हवा दोनों अच्छे से आती है।
Since the rooms are fairly large, we shall be able to put partitions in some of them. Next आपने बताया कि rooms का जो size है काफी अच्छा है, तो अगर आवश्यकता हुई तो कुछ rooms में हम partitions भी लगा सकते हैं. तो partitions लगाने से एक room को हम 2 या 4 में भी convert कर सकते हैं, because rooms की size बहुत अच्छी है. The toilet facilities for both men and women are adequate. अब बच्चों किसी भी ऑफिस में टॉयलेट फैसिलिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि टॉयलेट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए. तो वो भी आपने अपनी रिपोर्ट में ऐड करा कि इस बिल्डिंग में महिलाओं और पुरुषों के लिए जो टॉयलेट फैसिलिटी है वो बिल्कुल एडिक्वेट है, पर्याप्त है. देयर आर ऑल्सो वॉचमैन्स क्वार्टर्स कंप्राइजिंग 2 रूम्स ईच. और साथ साथ इस बिल्डिंग में वॉचमैन के लिए भी क्वार्टर बने हुए हैं. ओके, तो वॉचमैन भी वहीं पर रह सकते हैं और उसमें भी हर एक क्वार्टर में 2-2 रूम है. तो इस तरह से वॉचमैन के भी क्वार्टर बने हुए हैं यहाँ पे. एंड सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ द मेन गेट. और जो मेन गेट है उसके लेफ्ट साइड में ये बना हुआ है. द ओनली डिसएडवांटेज दैट आई विजुअलाइज इज दैट देयर इज नॉट मच ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग. अब बिल्डिंग के बारे में सारी अच्छी बातें नहीं है, कुछ कमी भी है बिल्डिंग में. तो वो आप लिख रहे हो कि इस बिल्डिंग में केवल एक कमी है जो मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ. और वो कमी क्या है? कमी ये है कि इस बिल्डिंग के आसपास खाली जगह नहीं है, खुली हुई जगह ज्यादा नहीं है. एंड द पार्किंग स्पेस मे बी इनएडिक्वेट फॉर ऑल द कार्स. तो खुली जगह क्यों चाहिए? पार्किंग के लिए चाहिए. अब ऑफिस में जो एम्प्लॉयज आएंगे, जो कर्मचारी आएंगे, अपने अपने वाहन लेकर आएंगे, तो वाहन खड़ा करने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए. तो ये कमी आपको नजर आ रही है कि ओपन स्पेस कम है. तो ऐसे में क्या होगा, जो वाहन आएंगे, जो कार आएंगी, उनकी पार्किंग के लिए आपको स्पेस लग रहा है कि ज्यादा नहीं हो पाएगा. बट फॉर द जूनियर ऑफिस स्टाफ देयर इज अ बस स्टॉप 200 यार्ड्स अवे. लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, बिकॉज कार का स्पेस तो है, वहां पे कार की पार्किंग तो हो जाएगी. और जो जूनियर स्टाफ है आपके ऑफिस का, वो बस से आ सकता है. और जो बस स्टॉप है वो इस बिल्डिंग के पास में ही है. 200 यार्ड्स की दूरी पे बस स्टॉप है. तो बस के द्वारा एम्प्लॉयज आ सकते हैं, जूनियर स्टाफ बस से आ सकता है. I have started preliminary negotiations with the owner Mr. अनुपम. सारी बातें लिखने के बाद आपने ये बता दिया कि इस बिल्डिंग के जो ऑनर है, जो मालिक है इस बिल्डिंग के, मिस्टर अनुपम, उनके साथ में आपने प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक स्तर का नेगोशिएशंस, प्रारंभिक स्तर की बातचीत भी शुरू कर दी है. आपने बातचीत स्टार्ट कर दी कि हम इस बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं, हम लेना चाहते हैं, क्या कीमत है, इस तरह की बातचीत आपने स्टार्ट कर दी. ही इज लाइकली टू एक्सेप्ट द ऑफर. और बातचीत से आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपके ऑफर को स्वीकार कर लेगा. रीस्ट्रक्चरिंग टू ऑल्टर द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग टू सूट आवर स्पेसिफिकेशंस विल कॉस्ट नो मोर देन ₹40,000. और इस बिल्डिंग को अगर आपको रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ा, रीस्ट्रक्चर करवाना पड़ा, यानी कि कुछ चीजों का स्ट्रक्चर अगर आपको लग रहा है आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं है, तो उसका स्ट्रक्चर आपको फिर से अगर बनवाना पड़ेगा, तो वो भी ज्यादा महंगा नहीं है. आपने उसका भी एस्टिमेट लगा लिया कि लगभग 40,000 में रीस्ट्रक्चर हम करवा लेंगे. कुछ चीजें जो हमें लग रहा है जैसे कहीं पार्टीशन लगाना है, ओके, तो इस तरह का काम भी हम 40,000 तक में करवा पाएंगे. The directors may like to inspect the building before any decision is taken. और साथ में आपने ये लिख दिया कि हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी एक बार इस बिल्डिंग को देखना चाहते हैं किसी भी निर्णय को लेने से पहले. ये हो गई आपकी कंप्लीट रिपोर्ट. लास्ट में सिग्नेचर हमने लिखा था ना कि ये रिपोर्ट किसकी तरफ से है, तो उसी व्यक्ति का नाम सी राव. ठीक है, तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा, एक ऐसी रिपोर्ट जो ऑफिस के, आपके कंपनी के लिए, एक नए ऑफिस के लिए बिल्डिंग की आवश्यकता है, तो उस बिल्डिंग के बारे में रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है. ओके, The above is an example of what a report is. तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा कि रिपोर्ट एक्चुअल में क्या होती है. रिपोर्ट्स आर ए फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. हमें इतना समझ में आ गया कि रिपोर्ट एक तरह से लिखित में होने वाली कम्युनिकेशन है, लिखित में होने वाली बातचीत का जरिया है. इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोग्रेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोग्राम्स. तो बच्चों, जब ऑफिसेस में रिपोर्ट्स होती हैं, बिजनेस
जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, जो आपस में बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे रिपोर्ट के द्वारा आप कोई सूचना दे सकते हो, किसी कार्य की प्रगति जान सकते हो, किसी प्लान का क्रियान्वयन कितना हुआ है ये जान सकते हो, और क्या क्या प्रोग्राम है इसके बारे में सूचना आप दे सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में रिपोर्ट लिखी जाती हैं। These are sent to senior officers, और रिपोर्ट लिख के फिर आप अपने सीनियर ऑफिसर को, जो आपके बॉस हैं, उनको आप देते हो। हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, अब हम सीखेंगे रिपोर्ट हमें कैसे लिखनी है। हमने एग्जाम्पल देख लिया तो काफ़ी कुछ आइडिया हमें मिल गया, लेकिन अगेन किन बातों का हमें ध्यान में रखना है, किस स्ट्रक्चर को हमें मेंटेन करना है, किस पैटर्न में हमें लिखना है, ये सब एक बार हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं। Before you begin to write a report, you must ask yourself a few questions. एक अच्छी रिपोर्ट आप तभी लिख पाओगे जब रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करने से पहले आप अपने आप से कुछ प्रश्न पूछो। What is the purpose of the report? आपको पता होना चाहिए इस रिपोर्ट का पर्पस, उद्देश्य क्या है। Are you expected to present facts only? आपको पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट में क्या आपको सिर्फ फैक्ट, तथ्य बताने हैं। Are you expected to provide an analysis एंड मेक रिकमेंडेशन एज वेल, या फिर तथ्यों के साथ साथ आपको एक प्रॉपर एनालिसिस, विश्लेषण भी करना है और साथ साथ रिकमेंडेशन करना है। आपको बताना है ये कि क्या ये आप इस चीज के बारे में, आप इस चीज के पक्षधर हो, क्या आप उस चीज को रिकमेंड करते हो, सहयोग करते हो, ये भी आपको बताना है क्या। व्हेन इज द रिपोर्ट ड्यू, आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट कितने समय में आपको देनी है। वंस यू हैव आंसर्स टू सच क्वेश्चन you can start writing the report। तो जब आपके दिमाग में सारी बातें, इन सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही क्लियरली आ जाएं, उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट लिखना शुरू कर सकते हो। The process of writing a report involves the following stages। एक अच्छी रिपोर्ट लिखते समय कुछ स्टेज हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टिगेटिंग द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, किस सोर्स, किस स्रोत से मिली है, आपको उसकी जांच करनी है। टेकिंग नोट्स, आपको उस रिपोर्ट में सारे जो बातें लिखनी है उसके बारे में आप नोट्स बना लो। इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग द फैक्ट, जो तथ्य आप अपनी रिपोर्ट में दे रहे हो उनको अच्छे से इंटरप्रेट करो, समझाओ, विस्तार से बताओ और उनका एनालाइज यानी कि विश्लेषण भी करो। राइटिंग द आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट की आउटलाइन, मेन पॉइंट क्या है उन्हें आप बताओ। एडिटिंग एंड रिवाइजिंग द रिपोर्ट, लिखने के बाद एक बार वापस अपनी रिपोर्ट में अगर आपको लग रहा है कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एडिटिंग करनी है तो वो करो और अपनी रिपोर्ट को अच्छे से रिवाइज करो कि क्या आपने सारी बातें ऐड कर ली हैं, क्या आप उस रिपोर्ट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। सबमिटिंग द रिपोर्ट, और जब आपको लगे कि हाँ आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, आप उससे संतुष्ट हो, तो फिर आप अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दो। जिस व्यक्ति को आपको अपनी रिपोर्ट देनी है, अपने सीनियर को, उस व्यक्ति को आप दे दो। तो ये स्टेजेस हैं जो हमें फॉलो करने हैं एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए। नाउ कंसिडर दिस एग्जाम्पल, अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। मिस्टर रमेश वर्क्स इन अ फर्म इन दिल्ली। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर रमेश, वो दिल्ली की किसी कंपनी में काम करते हैं। ही हैज बीन आस्क्ड टू विजिट द फर्म्स इलाहाबाद ऑफिस एंड सबमिट अ रिपोर्ट। मिस्टर रमेश से कहा गया है कि इसी कंपनी का एक ऑफिस इलाहाबाद में है, ओके, ये काम करते हैं दिल्ली ऑफिस में। इनसे कहा गया है कि इलाहाबाद वाले ऑफिस में आप जाओ, वहां जाके एक रिपोर्ट आपको बनानी है और हाउ दैट ऑफिस इज फंक्शनिंग, किस बारे में आप वहां जाओ, देखो कि इलाहाबाद वाला जो ऑफिस है वहां किस तरह से काम हो रहा है, उस बारे में आपको रिपोर्ट बनानी है। हियर इज मिस्टर रमेश टू रिपोर्ट। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया। मिस्टर रमेश दिल्ली के ऑफिस में काम करते हैं, उनसे कहा गया है इलाहाबाद ऑफिस में जाओ, देखो वहां कैसे काम हो रहा है और उसकी एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करो। तो ऐसे में मिस्टर रमेश किस तरह से रिपोर्ट बनाएंगे, क्या क्या बातें उसमें ऐड करेंगे, रिपोर्ट कैसी होगी, वो अब हम देखते हैं। डेट, ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कब कराई, 11/3/2004 को। टू किसे सबमिट कराई, मिस्टर जेपी सिंह को, जो कि इस कंपनी के जॉइंट डायरेक्टर हैं। फ्रॉम, रिपोर्ट कौन सबमिट करा रहा है, पी रमेश। हमारे क्वेश्चन में था ना मिस्टर रमेश, तो सबमिट कराई है पी रमेश ने, जो कि कौन है, इस कंपनी के असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है।
रिपोर्ट का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ आर इलाहाबाद ऑफिस। हमारी कंपनी का जो इलाहाबाद ऑफिस है वहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उस बारे में ये रिपोर्ट है। स्टार्ट करना है आपको हमारा मैटर। As per instructions, I left for Allahabad on the 7th March and arrived there on the 8th। तो आपने बताया कि जैसा निर्देश दिया गया था 7 तारीख को 7 मार्च को मैं रवाना हुआ, 8 मार्च को मैं इलाहाबाद पहुंच गया। I spent 2 days at इलाहाबाद। अब जब पूरे ऑफिस का कार्य देखना है तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, तो आपने बताया कि आपने 2 दिन लिए इस काम के लिए, 2 दिन आप इलाहाबाद ऑफिस में रुके। माई रिपोर्ट इज एज फॉलोज। 2 दिन में मैंने जो देखा, जो महसूस किया, जो पाया, उसके आधार पे मेरी रिपोर्ट प्रस्तुत है। अब आपने क्या क्या वहाँ देखा? फर्स्ट, अटेंडेंस। वहाँ पे जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो मेंटेन होता है, नहीं होता है, लोग कैसे आते हैं, वो सब चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी। आपने क्या पाया? Although staff is required to reach office by 9 a.m., generally no one observes the timing and members of the staff arrive after 9:30 a.m. आपने पाया कि ऑफिस के टाइमिंग्स तो क्या है, सबको 9 बजे सुबह पहुंचना है, लेकिन आपने देखा कि स्टाफ के लोग टाइमिंग्स की परवाह नहीं करते और अधिकांश लोग 9:30 के बाद आए हैं। ओके, नेक्स्ट है लीव रिकॉर्ड, यानी कि जब एम्प्लॉय छुट्टी लेते हैं उसका कैसे रिकॉर्ड रखा जाता है। द लीव रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन एज पर कंपनी मैनुअल। आपने पाया कि इस ऑफिस का जो लीव रिकॉर्ड है, जो लोग छुट्टी ले रहे हैं उनकी डेट में जो है वो मेंशन की है, नहीं की है, कारण, सारी चीज़ें, तो आपने पाया कि लीव रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। आपके ऑफिस के, कंपनी के जो रूल्स हैं उसके अनुसार जो रिकॉर्ड है वो आपने व्यवस्थित नहीं पाया। नेक्स्ट आप बात कर रहे हो उस ऑफिस की कैश बुक की। आपने क्या पाया? द कैश बुक हैज नॉट बीन अपडेटेड सिंस 28 फरवरी 2001। आपने पाया कि जो कैश बुक है उसको भी अपडेट नहीं किया गया, उसमें भी नई एंट्रीज नहीं की गई हैं। लास्ट एंट्री उसमें 28 फरवरी 2001 की थी। इट वॉज बिहाइंड बाय अबाउट 2 वीक्स। तो आप तो मार्च में गए थे ना, तो आपने पाया कि लगभग 2 सप्ताह से कोई एंट्री उसमें नहीं की गई है। इनवर्ड आउटवर्ड मेल रजिस्टर एंड पोस्टेज रजिस्टर। नेक्स्ट आप बात कर रहे हो जो ऑफिस से बाहर जाने वाली मेल है, जो ऑफिस में आने वाली मेल है, और जो पोस्टेज रजिस्टर है उसका। दीज आर नॉट बीइंग मेंटेन्ड एंड देयरफॉर देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन पोस्टेज। तो आपने पाया कि इन रजिस्टर्स को भी मेंटेन नहीं किया गया, व्यवस्थित नहीं रखा गया, इसीलिए उन खर्चों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जो पोस्टेज पे खर्चे होते हैं। यानी कि कोई लेटर उसका ऑफिस ने भेजा है तो लेटर भेजने का जो खर्चा है उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, बिकॉज रजिस्टर ही नहीं बनाया हुआ है। ये आपने वहां जाके पाया। ऑफिस मेंटेनेंस। अब आप पूरे ऑफिस के मेंटेनेंस की बात कर रहे हो। द ऑफिस वॉज जनरली वेल मेंटेन्ड। आपने पाया कि ऑफिस तो अच्छे से मेंटेन था, साफ सफाई, ऑफिस का फर्नीचर, वो सब बिल्कुल सही था। रिकमेंडेशन, पूरी एनालिसिस आपने कर लिया, सब कुछ आपने देखा। अब आप क्या रिकमेंड करते हो कि क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, आपका सुझाव आपको देना है। Regional in charge and some senior associates should be called to the head office and given a briefing on office procedures and norms as per company manual। तो आपका सुझाव ये है कि वहाँ के जो रीजनल इंचार्ज हैं और उस ऑफिस के जो सीनियर एसोसिएट हैं उन्हें यहाँ बुलाया जाना चाहिए और उन्हें ब्रीफिंग उनके सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऑफिस के कार्य करने की प्रक्रिया क्या है, ऑफिस के नियम क्या हैं, ये सब उनको बताना चाहिए। तो हो सकता है उनको जानकारी नहीं है इसलिए वहाँ ये सब चल रहा है। तो आपने अपना सुझाव दे दिया कि उनको यहाँ बुलाओ और उनके सामने कंपनी के जो रूल्स हैं वो उनको बताओ। रिपोर्ट कंप्लीट है आपकी। लास्ट में आपने सिग्नेचर कर दिया, आपका नाम पी रमेश। क्लियर? You must keep in mind the following points while writing a tour report। तो जब आप टूर रिपोर्ट लिख रहे हो तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। A tour report is generally written in the form of a memo। टूर रिपोर्ट जनरली मेमो के पैटर्न में लिखी जाती है। इट इज एड्रेस टू वंस सुपीरियर। जनरली ये रिपोर्ट आप अपने सीनियर, जो आपके ऑफिस में आपसे बड़े पद पे हैं, आप उनको एड्रेस करते हुए लिखते हो। इन द सब्जेक्ट लाइन गिव द डेस्टिनेशन एंड डेट्स ऑफ द टूर। सब्जेक्ट
में आपको बताना पड़ेगा आपकी डेस्टिनेशन, आप टूर पे कहाँ गए थे, ओके, और कौन सी डेट को गए थे। तो आप जहाँ गए थे उस जगह का नाम और कब गए थे वो डेट आपको बतानी है। इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट यू शुड एक्सप्लेन व्हाई यू मेड द टूर एंड व्हाट यू अचीव्ड। उसके बाद जो मेन मैटर आपको लिखना है उसमें आपको बताना है कि ये टूर आपने क्यों किया था, इस यात्रा पे आप क्यों गए थे और वहां जाके आपने क्या अचीव किया, राइट, आपने क्या देखा, क्या पाया, क्या काम आपने वहां जाके किया, ये आपको बताना है। Each major piece of information may be listed under a separate heading। हमने जैसा अभी एग्जाम्पल में देखा था, जो भी मेजर पीस है उनको हमें अलग अलग हेडिंग में लिखना है। यानी कि हमने एग्जाम्पल देखा था ना, हर चीज की अलग अलग हेडिंग थी कि जो लीव रजिस्टर है उसकी अलग हेडिंग, ओके, टाइमिंग्स की अलग हेडिंग, और इसी तरह से जो कैश बुक है उसकी अलग हेडिंग। तो हर इंफॉर्मेशन की हेडिंग दे दे के आपको उसको बताना है। Here is another example of a report। अब बच्चों रिपोर्ट का एक और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। This is an accident report। अब जो हम रिपोर्ट पढ़ेंगे ये किसी एक्सीडेंट, दुर्घटना के बारे में है। स्टार्टिंग में है टू, रिपोर्ट किसको लिखी गई है, मिस्टर एच गोंजाल्वेस, और ये कौन है, मैनेजर हैं। किसने लिखी है, मिस्टर एस अबीदा, जो कि कौन है, सुपरवाइजर है। डेट 25 फरवरी 2000। सब्जेक्ट क्या है, फायर एट द लखनऊ ऑफिस वेयर हाउस। इस कंपनी का जो लखनऊ ऑफिस का वेयर हाउस है वहां पे आग लग गई थी। इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो सुपरवाइजर लिख के मैनेजर को दे रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे। ऑन 22 फरवरी 2000 एट अप्रोक्सीमेटली 4:15 PM। आपको डेट टाइम बताना है। तो आपने बता दिया कि ये दुर्घटना कब हुई थी, 22 फरवरी 2000 को हुई थी, लगभग 4:15 बजे। There was a fire at the Lucknow office warehouse resulting in loss of company's property worth 25 lakhs। तो इस तारीख को इतने बजे लखनऊ ऑफिस का जो वेयर हाउस है वहां पे आग लग गई थी और आग लगने की वजह से हमारी कंपनी की लगभग 25 लाख की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। We got the information in the Delhi office by fax at 5:10 PM the same day। और इस दुर्घटना की सूचना जो थी वो दिल्ली ऑफिस को फैक्स के द्वारा दी गई थी 5:10 पे उसी दिन, राइट, दुर्घटना वाले दिन। आई प्रोसीडेड टू लखनऊ बाय ट्रेन दैट इवनिंग। आपने क्या किया, उसी शाम आप ट्रेन से लखनऊ गए एंड वाज देयर ऑन द मॉर्निंग ऑफ 23 फरवरी। और आप पहुंचेगा अगले दिन 23 तारीख की सुबह। कंपनीज इंस्ट्रक्शंस फ्लाउटेड। अब बच्चों अगेन हमें हेडिंग के साथ बताना है। While it is difficult to ascertain the cause of the fire, my inquiries revealed that many of। अब बच्चों सबसे पहला काम, कारण, आग कैसे लग गई, इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया, ये आपको पता लगाना है। तो आपने लिखा कि इस चीज का इस चीज के परिणाम पे पहुंचना कि आग कैसे लगी थी, कारण क्या था, ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने जो इंक्वायरी की, आपने जो पता लगाया, जो जांच की, जो आपने पूछताछ की, उससे आपको ये पता लगा that many of the company's standing instructions had been flouted। कि आपकी कंपनी के बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड हैं, ऐसे सुरक्षा के नियम हैं जिनका पालन वहां नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्या क्या सुरक्षा में खामियां थी, क्या क्या कारण पॉसिबल हो सकते हैं, वो आपको बताना है कि हमारी कंपनी के रूल्स थे लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया गया। क्या क्या पाया आपने, फर्स्ट, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द वेयर हाउस बट दिस रूल इज नेवर फॉलोड। आपके रूल्स के अकॉर्डिंग, आपके ऑफिस रूल्स के अकॉर्डिंग कभी भी वेयर हाउस में कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पी सकता, लेकिन वहां जाके आपने पाया कि इस नियम का वहां कभी पालन किया ही नहीं गया था। तो बहुत संभावना है कि सिगरेट से जो चिंगारी निकलती है वो चिंगारी आग का कारण हो सकती है। सेकंड, During lunch hour, it is common practice to switch on an electric stove to heat food। आपने वहां जाके पाया कि जब ऑफिस में लंच होता है तो ऐसे में लोग अपना खाना गर्म करने के लिए क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्टोव है उसे ऑन करते हैं ताकि वो अपना खाना गर्म कर सकें।
Next, visitors or dealers are often allowed to enter the warehouse and they can even smoke if they wish. आपने पाया कि यहाँ पे अगर कोई विजिटर आता है, डीलर आता है, तो उसको कोई रोकता टोकता नहीं है, वो सीधे वेयरहाउस में आ जाता है और वो व्यक्ति भी अगर चाहे तो वहाँ पे आराम से सिगरेट पी सकता है. Next, there were 4 fire extinguishers in the warehouse besides the 8 in the office. आपने देखा कि warehouse में टोटल 4 फायर एक्सटिंग्विशर्स थे. फायर एक्सटिंग्विशर्स बच्चों आपको पता है ना, आग बुझाने का जो उपकरण होता है जो हर ऑफिस में, हर बिल्डिंग में होता है. तो आपने देखा कि वहाँ पे 4 फायर एक्सटिंग्विशर्स थे और 8 कहाँ थे? ऑफिस में थे. बट नॉट ए सिंगल फायर एक्सटिंग्विशर वॉज इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन. लेकिन इनमें से एक भी फायर एक्सटिंग्विशर काम करने की हालत में नहीं था, यानी वो खराब हो चुके थे, पुराने हो चुके थे, वो काम नहीं कर रहे थे. फायर एक्सटिंग्विशर्स मस्ट बी चार्ज्ड एवरी ईयर. पता होना चाहिए कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं हर साल उन्हें चार्ज करना पड़ता है. बट इन द केस ऑफ द लखनऊ ऑफिस दीज हैड नॉट बीन चार्ज फॉर नियरली 4 ईयर्स. लेकिन यहाँ जाके आपको पता लगा कि लखनऊ ऑफिस में 4 सालों से फायर एक्सटिंग्विशर्स को चार्ज ही नहीं किया गया. एक्सटेंड ऑफ डैमेज, ये तो आपका एनालिसिस था कि आग लगने के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कमियां, क्या क्या खामियां आपने वहां पाई कि ये रूल्स थे लेकिन इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया. अब आप बता रहे हो कि जो डैमेज, जो नुकसान हुआ है 25 लाख रुपए का, स्टार्टिंग में आपने बताया, वो नुकसान मतलब क्या सीमा है, और भी हो सकता है, या क्या नुकसान टोटल आपको लगा वहां पे हुआ है वो आप बता रहे हो. नो मेंबर ऑफ द स्टाफ वॉज हर्ट. सबसे पहली बात, जो स्टाफ मेंबर हैं उनमें से किसी को कोई चोट नहीं लगी. बट द टोटल डैमेज टू द कंपनी स्टॉक इन ट्रेड अमाउंट्स टू ₹25 लाख. लेकिन कंपनी का टोटल 25 लाख का नुकसान है. दिस इंक्लूड्स ₹5 लाख वर्थ ऑफ गुड्स डैमेज्ड बाय वाटर. इस 25 लाख में 5 लाख का वो सामान भी है जो कि बाद में पानी की वजह से डैमेज हो गया. यानी कि पहले तो आग लगी, आग को बुझाने के लिए जब पानी डाला गया तो उससे हुआ नुकसान भी इसी में इंक्लूड है. तो 5 लाख का वो नुकसान है जो कि पानी की वजह से हो गया. I have called for a written explanation from the storekeepers which I expect to get by tomorrow. Next आप लिख रहे हो कि जो स्टोर कीपर हैं आपने उनसे लिखित में व्याख्या मांगी है कि इतनी लापरवाही क्यों की गई, और आपको उम्मीद है कि आपको वो कल तक मिल जाएगा. Action will be taken after I receive their explanations. और आपने लिखा कि एक बार मुझे उनकी explanations मिल जाए, वो बता दें कि इतनी लापरवाही क्यों हो रही थी, उसके बाद आप कोई एक्शन लोगे, उसके बाद आप किसी भी तरह का एक्ट करोगे उनकी लापरवाही के ऊपर. और अगेन एंड में आपके सिग्नेचर एस अबीदा. ठीक है. While writing an accident report, keep in mind the following points. Again, अगर हम accident report लिख रहे हैं, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, देखते हैं. Get immediately to the point. आपको डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आना है, बिकॉज ये बहुत अर्जेंट रिपोर्ट है. यस, तो आपको डायरेक्ट अपनी बात स्टार्ट करनी है. Describe in detail any physical injury to any person or damage in property. आपको क्लियरली मेंशन करना है कि क्या किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंची है या प्रॉपर्टी का कितना नुकसान है, वो आपको क्लियरली मेंशन करना है. दिस इज रिक्वायर्ड टू सेटल इंश्योरेंस क्लेम्स और कंपनसेशन. और इसकी आवश्यकता वो कंपनी को इसलिए होती है ताकि अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम लेना है, किसी को कंपनसेशन देना है, तो इसके लिए ये डिटेल्स पता होना चाहिए कि व्यक्तियों को चोट लगी है क्या, जो एम्प्लॉयज हैं वो चोटिल हुए हैं क्या, कितना नुकसान हुआ है, ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए. मेंशन व्हाट कॉज द एक्सीडेंट. आप ये मेंशन करोगे कि एक्सीडेंट का कारण क्या है, किस वजह से दुर्घटना हुई. प्रेजेंट योर रिकमेंडेशन. और अगेन आपका क्या एनालिसिस है, आप क्या सुझाव दे रहे हो, तो आपको अपना सुझाव बताना है, आप क्या रिकमेंड करते हो वो आपको मेंशन करना है. ठीक है. तो बच्चों इस तरह से इस चैप्टर में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं रिपोर्ट के. हमने जाना रिपोर्ट किस तरह से लिखनी है, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है. ओके, ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर की हैं. आई एम श्योर आपको समझ में आया है. एग्जाम में आप सब आसानी से रिपोर्ट लिख लेंगे. रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस भी आप लोग आराम से कर पाएंगे. ऑलराइट बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर. See you all in the next video. Thank you.